नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर। तो ब्यूरोक्रेसी और सरकार की कई रोचक खबरें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। शुरुआत भारत सरकार में हुई एक बहुत महत्वपूर्ण पोस्टिंग से। उत्तर प्रदेश के एक आईएएस अफसर को केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा पद दिया है। ये नियुक्ति इसलिए लोगों को हैरान में डालती है क्योंकि अभी तक इस पद पर बहुत सीनियर लेवल के, चाहे प्रमुख सचिव हो या अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी तैनात होते थे। लेकिन भारत सरकार ने इस बार लीग से हटकर यूपी के आईएएस अफसर गौरव दयाल को मुंबई के देश के सबसे बड़े पोर्ट बंदरगाह का चेयरमैन नियुक्त किया है। गौरव दयाल का चयन होना उत्तर प्रदेश के लिए भी गौरव का विषय है, क्योंकि वो देश के सबसे बड़े पोर्ट के चेयरमैन बन रहे हैं, जहां पर बड़े बड़े सीनियर आईएएस अफसरों का एक सपना होता है। इस पोर्ट को पहले नहावा शेवा पोर्ट के नाम से भी जाना जाता था। आजकल जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से उसको हम जानते हैं। गौरव दयाल की जो नियुक्ति हुई है ये 5 साल के लिए की गई है, यानी कि अब वो मुंबई पोर्ट के 5 साल तक चेयरमैन रहेंगे। बहुत पावरफुल और ताकतवर पद माना जाता है। गौरव दयाल को अचानक से पद कैसे मिला, केंद्र सरकार उन पर इतना मेहरबान कैसे हुई, इसको लेकर यूपी की ब्यूरोक्रेसी में कई सारे लोग चर्चा करते हैं। लेकिन ये बात लोग बखूबी जानते हैं कि मुंबई एयरपोर्ट तक पहुंचने का जो गौरव दयाल का रास्ता रहा है वो अयोध्या के राम मंदिर से होकर गया है। यानी कि जब वो अयोध्या के मंडलायुक्त बने उस समय राम मंदिर निर्माणाधीन था। प्रधानमंत्री ने उन्हीं के समय में इसका उद्घाटन किया राम मंदिर का, और विश्व स्तर पर जो क्राउड मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा काम हुआ अयोध्या में, कई करोड़ लोग जो आए, इन सब की जो सफलता रही उसका श्रेय भारत सरकार की नज़र में गौरव दयाल को गया है। केंद्रीय कैबिनेट की जो नियुक्ति समिति है वो ऐसे बड़े मामलों में तैनाती करती है और 360 डिग्री किसी अफसर का मूल्यांकन करती है, तो उसमें कामयाब होना भी कोई आसान बात नहीं है। अब ये जो बम्बई का बंदरगाह है, पोर्ट है, ये देश का सबसे बड़ा पोर्ट है। इसके साथ साथ सरकार एक और वहाँ पर बंदरगाह निर्माण कर रही है पालघर में, जो इसी के अधिकार क्षेत्र में है, और लगभग 70,000 करोड़ रुपया उस पर खर्च होने जा रहा है। तो गौरव दयाल को ये पद अचानक से जो मिला है, आप ये कह सकते हैं कि राम मंदिर के सफल आयोजन में जो उन्होंने भूमिका निभाई, जो कुंभ के दौरान भी भीड़ आई राम मंदिर में दर्शन करने और वीवीआईपी पूरे देश भर के आए, उन सब का इनाम उनको इस पद के रूप में मिला है। स्मार्ट सिटी के वो चेयरमैन रहे और जो अयोध्या विकास प्राधिकरण है उसके भी वो चेयरमैन रहे। गौरव दयाल लखनऊ के ही रहने वाले हैं, 2004 बैच के आईएएस हैं, और उनकी पत्नी आईआरएस अफसर हैं, वो 2003 बैच की हैं, और वो भी केंद्र सरकार में तैनात हैं। उनका नाम है वृंदा दयाल। तो गौरव दयाल को आप ये कह सकते हैं को यूपी के ऐसे दूसरे अफसर हैं जो पीएमओ की निगाह में इस समय उनके नंबर बहुत बढ़े हुए हैं। पहले नंबर पर कौशल राज शर्मा थे, जो बनारस में तैनात थे प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में, और उनको फिर सीधे वहाँ से ले जाया गया, दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। आजकल वो वहीं पे हैं, और अब गौरव दयाल भारत सरकार की नज़र में वो आए हैं और उनके नंबर काफ़ी अच्छे हैं। गुड बुक में आप कह सकते हैं कि वो हैं इस समय। और किसी अफसर को मुंबई जैसे बंदरगाह का चेयरमैन बनाना बहुत गौरव की बात है। लोग अपनी नौकरी के आखिरी दिनों में ये पाते हैं। गौरव दयाल को बहुत बीच में ही शुरुआती दौर में कामयाबी मिलना, ये पद मिलना, उनकी काबिलियत, उनकी क्षमता और सरकार में जो उन्होंने काम किया है रिजल्ट ओरिएंटेड, उसका इनाम है। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में इस महीने एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति रिटायर हो रहा है। एसीएस लेवल के अफसर रिटायर हो रहे हैं।
इस रिटायरमेंट के साथ ही आगे 6 महीने में यूपी की ब्यूरोक्रेसी किस तरह से बदलेगी, कितने लोग इस प्रशासनिक सेवा से आउट होंगे, उस पर भी हम आज आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। ब्यूरोक्रेसी में ये जो बदलाव होने वाला है, इसकी एक तैयारी चल रही है और इस पर प्रशासनिक अफसरों की काफ़ी नज़र भी लगी हुई है। चूंकि सीनियर लेवल का मामला है, एसीएस और प्रमुख सचिव के पदों में परिवर्तन होने वाला है, इसको लेकर लोग अपनी अपनी गोट बिछाने में लगे हैं। इस महीने हिमांशु कुमार जो अपर मुख्य सचिव हैं ग्राम विकास विभाग के, उनका रिटायरमेंट है, यानी कि आज के 3-4 दिन बाद वो रिटायर हो जाएंगे 31 अक्टूबर को। और ब्यूरोक्रेसी में फिर एक बड़ा परिवर्तन सरकार करेगी, जिसकी शुरुआत आप 1 नवंबर को मान सकते हैं या 31 अक्टूबर को भी मान सकते हैं। खाली एक व्यक्ति के रिटायर होने से ऐसा कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। ग्राम विकास विभाग एक बड़ा विभाग है, आरईएस भी उनके पास है, लेकिन आने वाले 6 महीने में यूपी के कई बड़े चेहरे, प्रमुख चेहरे वो रिटायर हो रहे हैं। तो ये परिवर्तन अभी से उसको ध्यान में रखकर सरकार करने वाली है। तो हिमांशु कुमार का विभाग तो रिटायर होने के बाद किसी दूसरे के पास चला जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अभी आगरा के मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह रिटायर होंगे, सहारनपुर के जो मंडलायुक्त हैं अटल राय वो रिटायर होंगे। इसके अलावा यूपी में एसीएस लेवल के अफसरों का भी रिटायरमेंट है। और भारत सरकार में कृषि सचिव हैं देवेश चतुर्वेदी, 1989 बैच के अफसर हैं, उनका रिटायरमेंट है। और प्रमुख सचिव दिव्यांग कल्याण सुभाष चंद्र शर्मा, उनका रिटायरमेंट है। माध्यमिक शिक्षा में सचिव हैं चंद्रभूषण सिंह, उनका रिटायरमेंट है। ये सब अप्रैल और मई जून तक ये सब रिटायर हो जाएंगे। तो अगर आप देखिए तो वेंकटेश्वर लू का भी कार्यकाल अब ज़्यादा नहीं बचा है। ये जब 2026 की शुरुआत होगी, तब तक आप देखेंगे कि ब्यूरोक्रेसी के कई चर्चित चेहरे वो विदा हो चुके होंगे। एक ब्यूरोक्रेसी में लंबा खालीपन आएगा और उसको भरने के लिए नए चेहरे सामने आएंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखिए तो नए साल की शुरुआत में सबसे पहले रिटायर होंगे आगरा के कमिश्नर शैलेंद्र सिंह, अटल राय, फिर उसके बाद देवेश चतुर्वेदी जो भारत सरकार में कृषि सचिव हैं वो, उसके बाद अप्रैल में उसी समय रिटायर हो जाएंगे एम वेंकटेश्वर लू जो इस समय प्रमुख सचिव समाज कल्याण हैं। और उसके बाद मई में रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन हैं अनिल कुमार, 1989 बैच के, वो भी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। कमिश्नरियां भी खाली होंगी, शासन में भी पद खाली होंगे, भारत सरकार में यूपी कैडर के जो अफसर हैं वो भी रिटायर हो रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल हिमांशु कुमार की विदाई है और उसी के साथ यूपी की ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा परिवर्तन आपको आने वाले नवंबर के प्रथम सप्ताह में देखने को मिलेगा। एक जमाना था जब हम लोगों ने देखा है कि नेता स्कूटर पर बैठ के, रिक्शा पे बैठ के चल देते थे कार्यकर्ताओं का काम कराने के लिए, लेकिन अब बहुत परिवर्तन आ गया। 2025 में जब हम नज़र उठा के इस साल के शुरुआत से देखते हैं अब तक, तो नेताओं में एक तरह से देखते हैं लग्जरी का क्रेज आ गया है, महंगी महंगी गाड़ियों का क्रेज आ गया है और उन पर भूत इस तरह सवार है कि अगर एक लाता है तो दूसरी भी वही मॉडल की गाड़ी लेके आता है। और इससे उसके सियासी रसूख, उसकी कद और आप ये कह सकते हैं औकात क्षमता सबका जो है वो अपना एहसास कराता है कि हम भी बाहुबली हैं, हम भी पैसे वाले हैं और हम भी पकड़ और भौकाल वाले हैं। तो ये जो उत्तर प्रदेश में इन दिनों गाड़ियों का क्रेज शुरू हुआ है, उसमें पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, क्योंकि इन दिनों नेताओं की एक गाड़ी बहुत पसंदीदा बन गई है, वो है लैंड क्रूज़र। लैंड क्रूज़र गाड़ी की जो शुरुआत है वो 3 करोड़ रुपए से है। अब जिसको दबंग कहते हैं, बाहुबली समझते हैं, जो पिछले 5-7 सालों से फॉर्च्यूनर से चल रहे थे, वो सब अब लैंड क्रूज़र ला रहे हैं। अभय सिंह विधायक हैं दूसरी बार, बाहुबली है, लैंड क्रूज़र है। और भैया को बहुत बहुत मुबारकबाद लैंड क्रूज़र खरीदने के, सोशल मीडिया पे सब चलता रहता है। धनंजय सिंह ने अभी लैंड क्रूज़र ली है, अभिजीत सांगा के पास भी लैंड क्रूज़र अभी आई है दिवाली पहले।
बैठे हुए हैं गाड़ी में किसी अपने दोस्त के साथ। राकेश सिंह गौरीगंज विधायक, उन्होंने भी लैंड क्रूजर खरीद ली। अंकुर राज तिवारी का सोशल मीडिया पर चल ही रहा है। जो लोग फॉर्च्यूनर में चलते थे, वो भी काफ़ी महंगी गाड़ी थी, 50 लाख के लगभग गाड़ी आती है, 60 लाख की। अब वो सब लैंड क्रूजर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि 50-60 लाख से सीधे 3 करोड़ पे। भाई ब्रिजभूषण है, राजा भैया है, प्रमोद तिवारी है, ये तो सब पहले से नेतागिरी में रहे, मालदार आदमी हैं, ये खरीद सकते हैं, एक नहीं 2-4 खरीदें। लेकिन जो पहली बार दूसरी बार विधायक बने हैं, वो भी लैंड क्रूजर का अब शौक फरमाने लगे हैं। तो जो फॉर्च्यूनर एक 5-7 साल से नेताओं की पहली पसंद थी, मंत्रियों की, सांसदों की, अब वो सब लैंड क्रूजर पर शिफ्ट हो रहे हैं। लैंड क्रूजर कार की इतनी डिमांड है कि शोरूम में मिल नहीं रही। कोई नोएडा से कह रहा है दिलाओ, कोई कह रहा है दिल्ली से दिलाओ, कह रहे हैं वेटिंग है 2-2 साल की, कह नहीं गर्दन पर असलहा रख के लेंगे, लेकिन लेंगे तो लैंड क्रूजर और 1 महीने के भीतर दो। इस समय बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश की सड़कों पर बाहुबलियों के पास, विधायकों के पास आप धुआंधार ये कार देख सकते हैं। 2025 लैंड क्रूजर का साल है, आप ये कह सकते हैं। वैसे तो गाड़ी हर कोई खरीदता है भाई, कोई धनतेरस पे, त्यौहार पे खरीदता है, कोई शादी ब्याह खरीदता है, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन इतनी महंगी करोड़ों करोड़ की गाड़ी खरीदना इतना आसान काम नहीं है भाई। करोड़ों गाड़ी खरीदने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए। क्या नेतागिरी, विधायकी, सांसदी में इतना अथाह पैसा है कि जिससे आप हर साल कई करोड़ की गाड़ी खरीद लें? ये देखा गया है कि जिसके पास इतने महंगे शौक हैं, जो नेता इस तरह काम कर रहे हैं, उनके पास ना तो अपन कोई फैक्ट्री है, ना कोई बहुत बड़ा व्यापार है, ना कोई उद्योग लगा है, तो फिर इतना पैसा कहाँ से आता है? ऐसा लगता है कि सियासत में रुपया बहुत है, क्योंकि जो करोड़ों पैदा करेगा वही करोड़ों खर्च करके अपने शौक भी पूरा कर पाएगा। किताबों में सादगी पसंद नेता हम लोगों ने पढ़े और देखे थे, वो ईमानदार होते थे, उनको ग्लैमर, लग्जरी ये सब ज़्यादा प्रभावित नहीं करता था। लेकिन अब वो सब बातें किताबों के पन्नों में ही दफन हो गई हैं। आप देखो, जौन सभासद पहले मोटरसाइकिल पे, स्कूटर पे, बुलेट पे चलते थे, ब्लॉक प्रमुख, अब सब स्कॉर्पियो पे और फॉर्च्यूनर पे शिफ्ट हो गए। जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष भी फॉर्च्यूनर और आडी और मर्सिडीज पे चल रहे हैं, सब चल रहे हैं। तो सांसद, विधायक और मंत्री भी फॉर्च्यूनर छोड़ के लैंड क्रूजर की ओर भाग गए, लेक्सस की ओर भाग गए। हमारे इस देश में इस चमक दमक से अलग भी एक दूसरी तस्वीर भी है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि एक और लैंड क्रूजर चल रही है, तो दूसरी ओर इस देश की जनता EMI और टैक्स भरते भरते परेशान है, मरी जा रही है। बस आप यही कह सकते हैं कि इसी तरह से जो एक फासला है गरीबी और अमीरी के बीच का, वो हम लैंड क्रूजर के रूप में देख सकते हैं। लेकिन हमारे नेताओं को हर व्यवस्था में संतुलन साधना आता है, और इसी संतुलन के दम पर वो भारत को चौथी से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की ओर अग्रसर है। अब ब्यूरोक्रेसी की एक बहुत चर्चित खबर की इन दिनों बड़ा हंगामा मचा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से 10 करोड़ की वसूली की जाएगी। ये मामला कुछ गड़े मुर्दे उखाड़ने की वजह से सामने आया है। आज हम आपको इस मामले की एक एक बिंदु की पड़ताल करके बताएंगे कि ये जो मुर्दा गड़ा हुआ था, ये जो उखाड़ा गया, तो इसमें कुछ बचा है कि ये टाई फिश हो चुका है। यूपी के एक IAS अफसर हैं, सीनियर लेवल पर हैं, BL मीना, वो अपर मुख्य सचिव हैं उद्यान विभाग में, बाबूलाल मीना। उन्होंने खुद को ईमानदार घोषित कर रखा है, लेकिन जिस विभाग में वो तैनात रहे, वहाँ महिला संबंधी आरोप उन पर कई बार लग जाते हैं। इसके बावजूद उन्होंने जब मौका मिला बवाल करने में, विवाद पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस बार मामला उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग का है। यह विभाग बहुत छोटा सा है, लेकिन इस समय चर्चा इसमें बहुत बड़ी है, क्योंकि आरोप उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव APC रहे मनोज कुमार सिंह पर लगा है।
इस विभाग में बीएल मीना ने एक चिट्ठी जारी की है जिसमें यूपी डास को 10 करोड़ रुपए की रिकवरी वसूली के लिए लिखा गया है कि वो पैसा विभाग को वापस करे। ऐसा चर्चा होने लगी कि मनोज कुमार सिंह ने 10 करोड़ का कोई घोटाला कर दिया, अब उनसे सरकार वसूली करेगी। मीना के पत्र के आधार पर पूरी सरकार कटघरे में खड़ी हो गई। ऐसा प्रस्तुत किया जाने लगा कि मनोज कुमार सिंह ने अपने चहेते फर्मों ठेकेदारों को 10 करोड़ रुपया सरकार का लुटाकर लाभ प्राप्त कर लिया। सरकार के खजाने को मनोज कुमार सिंह ने बहुत बड़ा चूना लगा दिया है। लेकिन जब इसकी पड़ताल की गई तो मामला एकदम खोदा पहाड़ निकली चूहिया जैसा साबित हो रहा है। दीपक कुमार जो उत्तर प्रदेश के इस समय एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर एपीसी हैं, उन्होंने बीएल मीना के उस वसूली पत्र को रिकवरी आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें उन्होंने यूपी डास संस्था से कहा था कि 10 करोड़ रुपया वापस किया जाए। बताया जाता है कि बीएल मीना के जो ये पत्र है उसकी वजह से एक घोटाले का भ्रम पैदा हो गया और तत्कालीन एपीसी और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की काफी बदनामी हुई। जबकि ये पैसा एसएलएससी एक कमेटी है, राज्य स्तरीय एम्पावर्ड कमेटी होती है, जिसका चेयरमैन एपीसी को बनाया गया है भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार। एसएलएससी द्वारा एक सैटेलाइट डाटा सेंटर खोलने के लिए प्रस्ताव पास किया गया था, जिसमें सारे विभागों के प्रमुख सचिवगण होते हैं। इस सैटेलाइट डाटा सेंटर का काम था कि वो फसलों के आकलन करेगा, उनका औद्यानिक फसलों का आकलन करेगा, उनकी तकनीकी को बढ़ाएगा और सरकार को एग्जैक्ट डाटा देगा। ये 3 साल के लिए खोला गया था और हर साल उसको 5 करोड़ रुपया दिया जाना था। मनोज कुमार सिंह ने पहली साल 5 करोड़ रुपया दिया था, इस साल दूसरी बार उसको 5 करोड़ रुपया दिया गया, अभी तीसरे साल में 5 करोड़ और दिया जाना था, तो 10 करोड़ रुपए उस डाटा सेंटर के लिए दिए गए। पिकअप भवन में उत्तर प्रदेश में ये खोला गया। वो डाटा सेंटर आज भी चल रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस सेंटर का उद्घाटन किया गया था और इससे पहले बाकायदा टेंडर किए गए। टेंडर में जो L1 फर्म आई थी उसके आधार पर 3 और फर्में भी आई थी, उनसे भी उसी रेट पर इस डाटा सेंटर को सहभागिता कराएगी, वो भी वहाँ काम करती है, यानी कि 4 फर्में वहाँ काम कर रही हैं। आज भी पिकअप भवन में ये डाटा सेंटर चालू है। फिर बीएल मीना ने ऐसा पत्र क्यों लिखा कि 10 करोड़ का घोटाला हो गया, रिकवरी की जाए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि बीएल मीना ने इस फाइल पर खाद्य प्रसंस्करण विभाग के मंत्री के तौर पर डिप्टी सीएम को फाइल भेज दी केशव मौर्य को और उस पर उनका अनुमोदन करा लिया वसूली पर। जबकि भारत सरकार की गाइडलाइन में साफ है कि जो एसएलएससी कमेटी है उसका चेयरमैन एपीसी होगा, उसका निर्णय अंतिम होगा, डिप्टी सीएम या विभाग के मंत्री का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ना ही उसके पास कोई फाइल जाएगी इस तरह की। तो आप सोचिए कि एक एसीएस लेवल की अफसर की सनक ने पूरी योगी सरकार की पिछले 15 दिनों से किरकिरी करा रखी है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीएल मीना को अपने डिप्टी सीएम को ये बात बतानी चाहिए थी कि इसमें उनके स्तर से निर्णय लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। डिप्टी सीएम को नाहक इस मामले में खींचकर उन्हें विवादों में ढकेला गया। आप ये कह सकते हैं कि ये अंधेरे में रखकर दस्तखत कराए गए, ये काम हुए, लेकिन मामला खुलने के बाद भी बीएल मीना पर सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। ये बड़ी हैरत में डालता है मामला। एक अफसर, उसको कहां से सपना आया कि इतना बड़ा घोटाला हो गया और वो मनमानी करते हुए पत्र लिख देते हैं, वो पत्र बाहर आ जाता है और सारे मीडिया में थू-थू होने लगती है। उसके बावजूद जब सच्चाई सरकार को पता लगती है वो पत्र निरस्त होता है, लेकिन उस अफसर के खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी के ऐसे मनमानेपन का शायद ही कोई उदाहरण आपको कभी मिलेगा। जिस काम का उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री ने किया हो उसी में घोटाला बता दिया जाए, पूरे मामले की रिकवरी नोटिस दे दिया जाए, ये कोई मामूली काम नहीं है।
किसी अफसर में इस तरह की कोई सनक नहीं होनी चाहिए, ना उसकी अनुमति होनी चाहिए कि 10 दिनों तक सरकार की बदनामी होती रहे और लोग हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहें। फिलहाल इस मामले में असली गलती किसकी है और उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए ये तो सरकार जाने, लेकिन हम इस खबर के माध्यम से आम जनमानस के बीच इस सच्चाई को आपके सामने रखते हैं। लेकिन जाते जाते पावर सेंटर में हम आपको साहित्य की कुछ लाइनों के साथ छोड़ जाएंगे और ये भी बताएंगे कि जो ना जाने वो कितने लोगों की भावनाओं से खेले, ना जाने उन्होंने कितने दामन कर दिए मैले। जिन्होंने ये किया वो आज पद पर हैं, जिनके लिए किया वो पद से जा चुके हैं। लेकिन वक्त तो सबका हिसाब करता है और वो भी करेगा। तो सुनिएगा कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहाँ, कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है, लेकिन सूरज की तपन भी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। एक मोम के पुतले सा किरदार तुम्हारा है। नमस्कार।